Hello learners, I am Parishkrit Agrawal, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा और मैं आप सभी स्टूडेंट का अपने कॉलेज के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का जो क्वेश्चन है उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, वो क्वेश्चन आपको डाउनलोड कर लेना है और अच्छे से आप उस क्वेश्चन को पढ़ लेना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो कंपनी है उसकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में बहुत सारे एसेट्स दिए हुए हैं और उनकी एसेट की रियलाइजेशन वैल्यू भी दी हुई है। लिक्विडेटर का बताया कि लिक्विडेटर को 5% रेम्यूनरेशन देना है ऑन एसेट रियलाइज्ड और 1% अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना भी अमाउंट पे करेंगे उसका 1% जो लिक्विडेटर है उसको रेम्यूनरेशन पे करना है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है 4000 का। और यहाँ पे ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कोई भी अगर लिक्विडेशन में कंपनी जा रही है तो अगर कोई सरप्लस बच जाता है इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के बाद, तो जो बचा हुआ अमाउंट है, जो सरप्लस रिमेनिंग अमाउंट है, उसका 20% जो है वो किसको पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और बचा जो 80% है वो किसको पे हो जाएगा, वो पे हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट, दैट इज लिक्विडेटर। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हमको बनाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा डेबिट साइड है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में चेक कर रहे हैं बैलेंस शीट दी हुई है तो क्या कैश और बैंक बैलेंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में कैश बैलेंस दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कितना, 20,000 रुपीज। सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, टू कैश 20,000 और फिर हम लिख लेते हैं जो एसेट रियलाइज हो रहा है तो उन्हीं एसेट को लिखना है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है। जिसके एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू दी नहीं है उसको यहाँ लिखना नहीं है। तो सबसे पहले बिल्डिंग दिया हुआ है, बिल्डिंग की जो रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 8 लाख रुपीज। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले बिल्डिंग 8 लाख रुपीज। नेक्स्ट एसेट दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स रियलाइज हुआ है 1,14,000। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे डेटर्स 1,14,000। नेक्स्ट एसेट है स्टॉक। स्टॉक है 50,000। तो हम यहाँ लिख रहे हैं स्टॉक 50,000। नेक्स्ट एसेट दिया हुआ मशीनरी 60,000। तो हम यहाँ लिख रहे हैं मशीनरी 60,000। नेक्स्ट जो एसेट दिया हुआ है वो गुडविल एंड पैटर्न्स दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं गुडविल एंड पैटर्न्स। गुडविल एंड पैटर्न्स की जो अमाउंट रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 76,000। अब हम इसको एक काम करते हैं, टोटल कर लेते हैं और निकाल लेते हैं कि एसेट का टोटल एसेट रियलाइज कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने लिखा 8 लाख प्लस 1,14,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 76,000। तो टोटल जो एसेट रियलाइज हो रहा है उसकी वैल्यू आ गई 11 लाख रुपीज। फिर हम देखते हैं सबसे पहला जो एक्सपेंसेस हमें पे करना है वो हमारा क्या है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपीज। उसके बाद जब हम पे करते हैं वो पे करते हैं लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। तो हम यहाँ लिख रहे हैं बाय लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। और यहाँ पे आपका लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पहला डिपेंड है एसेट पे। जितना भी कंपनी एसेट रियलाइज करी है उसका 5%। एसेट रियलाइज की है 11 लाख रुपए और 11 लाख का 5%, तो 11 लाख का 5% कितना आ रहा है, 55,000। तो पहले हम टोटल कर लेते हैं। टोटल हमको हमारे पास कैश अवेलेबल है फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इट इज 11,20,000। 11,20,000 से पहला हमने 4,000 पे कर दिया तो ये आ गया 11,16,000। फिर हमने 55,000 पे कर दिया तो ये आ रहा है 10,61,000 रुपीज का कैश अभी भी बचा हुआ है। पॉइंट नंबर बी में बोला है जितना भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे होगा उतना जो है उसका 1% किसको पे होगा, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे होगा। अब यहाँ पे आप देखिए जो क्रेडिटर्स है वो दो पार्ट में सबसे पहले डिवाइड होता है। क्रेडिटर्स के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहले वो होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
फिर ये आप देखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्रेफरेंशियल और एक होता है रिमेनिंग। तो आपको क्या याद रखना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अगर आपको बोला है तो आपको फिर से इंफॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को भी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। अगर सिर्फ आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दिया हुआ है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आपको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अमाउंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेमेंट चालू करते हैं। तो हम पेमेंट करने के समय हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, कौन सा हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। उससे पहले हम सबसे पहले किसको पे करेंगे, आफ्टर पेमेंट ऑफ लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन किसका पेमेंट होगा, डिबेंचर्स का पेमेंट होगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाय डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर को सबसे पहले हम डिबेंचर का अमाउंट पे करेंगे। अमाउंट ऑफ डिबेंचर इट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 लाख रुपीज। और उसका जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 5000। तो ये आ गया 2 लाख प्लस 5000, टोटल पेमेंट हो गया 2,05,000। अभी भी हमारे पास अराउंड 8,55,000 पैसा अभी भी बचा हुआ है। अब हम देखते हैं बिचारी को यार लोगों को बाहर भेज रही क्या, कहाँ की मम्मी, कहाँ जा रही हो बेटा? हाँ मैं घूमने जा रही हूँ, मुझे एकदम गर्मी लग रही है। तो कूलर चालू करना, गर्मी लग रही है तो नहीं ठीक नहीं लग रहा है, जब मैं बाहर से आऊंगी ना तो ठीक लगेगा। बंद करना बेटा, दरवाजा बंद कर, अभी रहने दे। चल चल अभी मेरे को लेक्चर बनाने दे, बंद कर अभी, ताकि हमारा कपड़ा सूख जाए। बंद कर अब, बिल्कुल चुपचाप उधर जाओ। ठीक है, तो अब हम किसको पे करेंगे, अब हम पे करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। तो हमने लिखा है यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। वो आ गया हमारा, सबसे पहले जो गिवन है क्रेडिटर की लिस्ट में वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो अमाउंट दिया हुआ है वो इनकम टैक्स का अमाउंट है 10,000 का। नेक्स्ट दिया हुआ है रेट्स, रेट्स का अमाउंट दिया हुआ है 5,000। और नेक्स्ट आपका बोला है वर्कमैन कंपेंसेशन, वो है कितना 2,000। तो टोटल कितना हो गया 17,000 रुपीज। और नेक्स्ट पे होगा किसको, रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, रिमेनिंग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में कौन कौन सा क्रेडिटर है, सबसे पहले बैंक ओवरडी है, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट दिया हुआ है वो गिवन है 1,27,000। नेक्स्ट जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दिया हुआ है वो गिवन है ट्रेड डेब्ट्स। हम यहाँ लिख रहे हैं ट्रेड डेब्ट्स। ट्रेड डेब्ट्स का अमाउंट दिया हुआ है कितना 60,000। और आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का जो अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,000। तो ये टोटल किए तो ये आ रहा है 1,88,000। तो टोटल जो पेमेंट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हुआ है वो कितना हुआ है 1,88,000 प्लस 17,000। तो ये आ रहा है आपका 2,05,000। तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं 2,05,000 का 1%। तो ये आ गया 2,050। टोटल जो लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन है वो आ गया कितना 57,050। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है। टोटल हमारे पास 11,20,000 कैश अवेलेबल था, उसमें से 4,000 हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए 57,050।
हमने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पे कर लिया, डिबेंचर होल्डर को 2,05,000 पे कर दिया, फिर हमने 17,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे कर दिया और 1,88,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे कर दिया। तो टोटल अभी हमारे पास जो बचा हुआ है वो बचा है 6,48,950। क्वेश्चन में एक बार और चेक कर लेते हैं अब कौन सी लायबिलिटी बची है। तो यहाँ पे अब इसके अलावा सिर्फ आपका बचा हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका मतलब अब जो भी पेमेंट हो गया बच किसको पे होगा, पहला होगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और दूसरा होगा इक्विटी शेयर होल्डर को। तो हम सबसे पहले क्या पे कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका कैपिटल पे कर देंगे। प्रेफरेंस कैपिटल कितना है, 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख रुपए हमने एज अ कैपिटल पे कर दिया। कैपिटल 2 लाख पे करने के बाद हमारे पास कितना बच रहा है, हमारे पास बच रहा है 4,48,000। फिर उसके बाद हम इक्विटी शेयर कैपिटल पे कर देते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपीज का, तो इक्विटी शेयर होल्डर को भी हमने क्या पे कर दिया, उसका कैपिटल 3 लाख रुपीज, टोटल 5 लाख पे हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम सरप्लस का कंप्यूटेशन करेंगे, सरप्लस, तो सरप्लस का जो अमाउंट है वो आया 6,48,000 माइनस प्रेफरेंस कैपिटल माइनस इक्विटी कैपिटल, तो दोनों को माइनस कर दिए, ये आ गया 1,48,000। और इस 1,48,000 जो भी सरप्लस, सॉरी 1,48,950 है, 950, तो ये सरप्लस के 2 पार्ट होंगे, एक होगा 20% और एक होगा 80%। 20% किसको जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगा और 80% किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो 1,48,950 का अगर हम 20% निकालेंगे तो ये आ रहा है 29,790 और अगर 80% निकालेंगे तो आ रहा है 1,19,160। तो ये हमारा अमाउंट आ गया। तो हम अब यहाँ पे जो सरप्लस है वो पे कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 20 सरप्लस पे कितना हुआ, सरप्लस पे हुआ यहाँ पे 29,790। तो टोटल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे हुआ वो पे हुआ 2,29,790 और इक्विटी शेयर होल्डर को जो सरप्लस रिसीव हुआ है दैट इज 1,19,160। तो टोटल ये हो गया 4,19,160। और इस तरीके से हमारा लिक्विडेटर फाइनल और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी क्लोज हो गया। और इस तरीके से हमने ये जो क्वेश्चन है वो भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा उसमें नेक्स्ट एक नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।